हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले कॉन्सेप्ट एंड इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसने दिया है। तो ये आपकी एक बर्ट लैंड की रिपोर्ट आई थी 1987 में। वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फर्स्ट टाइम डेफिनेशन दी गई थी। तो अब करने वाले वो डेफिनेशन क्या थी जो बर्ट लैंड रिपोर्ट में दी गई थी। उसमें क्या था कि मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन without compromising the ability of future generation to meet their own needs known as sustainable development। it means कि जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो हमारी वर्तमान जनरेशन है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए, लेकिन बिना जो फ्यूचर की जनरेशन है उसकी ज़रूरतों को भी पूरा करते, उसकी ज़रूरतों के लिए भी रिसोर्सेज को हम बचाते हुए प्रेजेंट जनरेशन की ज़रूरतों को पूरा करना क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सिंपल शब्दों में कहे कि प्रेजेंट जनरेशन की सभी जो नीड्स उनको फुलफिल करने के बाद भी, लेकिन रिसोर्सेज को इतना बचा के रखना कि ताकि फ्यूचर की जनरेशन की भी नीड्स फुलफिल हो सके उनकी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स से हमें, कि फ्यूचर की जनरेशन को फ्यूचर जनरेशन की जो ज़रूरतें हैं उनको छोड़ देते हैं, प्रेजेंट जनरेशन की सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करना नहीं, प्रेजेंट की भी पूरा करेंगे और फ्यूचर वाले के लिए भी कुछ रखेंगे। सिंपल वर्ड्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये प्रेजेंट जनरेशन है जो एयर का यूज़ करती है, वाटर का यूज़ करती है, लैंड का करती है, फॉरेस्ट का। इनकी सारी नीड्स फुलफिल हो रही हैं। इनकी नीड्स को फुलफिल करने के बाद भी फ्यूचर जनरेशन की भी हमने नीड्स को फुलफिल किया है। यहाँ पर ज़्यादा प्योर एयर थी, यहाँ पर कम प्योर एयर, लेकिन प्योर तो है। यहाँ पर 100% प्योर थी, यहाँ पर 70% प्योर एयर है। यहाँ पर ये पूरी बाल्टी पानी का यूज़ किया, प्रेजेंट वालों के पास पूरी बाल्टी पानी की थी, फ्यूचर वालों के पास सिर्फ हाफ है, लेकिन है उनके पास, उनकी ज़रूरतें भी फुलफिल हो रही हैं। इनके पास ज़्यादा पेड़ थे, इनके पास कम पेड़ है, लेकिन फ्यूचर की जनरेशन के पास पेड़ है। यही आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। अब करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, फ्यूचर की जनरेशन की भी नीड्स को पूरा करना प्रेजेंट के साथ साथ हमें। तो उसमें हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी होता है, भाई इकोनॉमी भी ग्रोथ करनी चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है, सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है हमें, और इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ करना है। जब मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की, इसका मतलब क्या होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, कि मुझे रिड्यूसिंग ऑल द कॉस्ट, जो कंजप्शन की कॉस्ट, जो कंज्यूमर्स को कोई चीज़ खरीदने पे जो कॉस्ट आती है वो कम करना, और प्रोड्यूसर को जो चीज़ बनाने में कॉस्ट आती है उसको कम करना। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो उसका पैसे से रिलेट करे उसके ऑब्जेक्टिव को, तो क्या, कंज्यूमर के लिए भी प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट को कम करना। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम सोसाइटी से जोड़ते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, कि सोसाइटी में सभी को इक्विटी और जस्टिस मिला, सभी को न्याय मिलना और सभी को एक समान चीज़ें मिलना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। चाहे वो खाना हो, हेल्थ हो, शेल्टर हो, एजुकेशन हो, या फिर अदर अपॉर्चुनिटीज हो, सभी को एक जैसे मिलना, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। फिर आता है इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव। क्या होता है, जो नेचुरल कैपिटल, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके स्टॉक को मेंटेन करके रखना। पानी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, तो पानी के स्टॉक को मेंटेन करके रखना, ना कि ये कि सारा पानी कंज्यूम करके ख़त्म कर देना। ठीक है। कोयला जो है हमारे पास, तेल जो है, या फिर जो नेचुरल गैसेस होती हैं, एलपीजी वगैरह जो नीचे से निकलती है, उनके स्टॉक को मेंटेन करके रखना, ना कि अभी सारा कुछ कंज्यूम करना और फ्यूचर के लिए कुछ नहीं छोड़ना। ये इसके 3 ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमी में क्या, फिर सोशल और फिर इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव। फिर आते इंडिकेटर्स, जो मेन क्वेश्चन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और इंडिकेटर्स क्या। 3 ही इंडिकेटर होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। फर्स्ट क्या है, ड्राइविंग फोर्स, सेकंड क्या है, स्टेट, और थर्ड क्या है, रेस्पॉन्स। ड्राइविंग फोर्स, स्टेट एंड रेस्पॉन्स। पहले कुछ हम इकोनॉमिक इशू लेंगे, उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल इशू लेंगे, सोशल इशू नहीं ले रहे हम यहाँ पर। जो भी 3 ऑब्जेक्टिव किए थे इकोनॉमिक इशू में, क्या, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, मतलब प्रोडक्शन जो हम करते हैं तो किस तरह से करते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। ठीक है। वो प्रोडक्शन स्टेट क्या करती है, स्टेट की किस में काउंट होता है, वो नेट नेशनल प्रोडक्ट में, नेट नेशनल प्रोडक्ट में वो प्रोडक्शन काउंट होता है। उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, कि हमने एनर्जी का यूज़ किया, प्रोडक्शन में इफ़िशेंसी लेके आए। सेम है पब्लिक का जो एक्सपेंडिचर है,
ये एक इकोनॉमिक इश्यू है, पब्लिक जो सरकार जो खर्चा करती है उसका ड्राइविंग फोर्स के ज़्यादा पैसे लगाने से इन्फ्लेशन आती है। स्टेट का क्या आता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में आ जाएगा। इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो ज़्यादा सेव करेगी। सेम पर कैपिटा इनकम है। ये इस तरह से पॉइंट्स है आपके, आप इनको देख सकते हो। उसके बाद फिर हमारे आते हैं इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल। इन्वायरमेंटल या इकोलॉजी, देखो वाटर क्वालिटी में ड्राइविंग फोर्स क्या होगा। वाटर क्वालिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आप किस तरह के वाटर की डिमांड है। अगर आप पहले से ही कहते हैं कि हमें अच्छा पानी नहीं पीना, हमें तो काला काला पानी पीना ज़्यादा पसंद है, जो बिल्कुल ही ख़राब पानी होता है वो पानी पसंद है, तो आपकी डिमांड उस पर ड्राइविंग फोर्स है। तो यहाँ पर डिमांड फॉर ड्रिंकिंग वाटर या सीवेज की क्या है, पर स्टेट क्या करेगी। अब स्टेट का रोल क्या आ जाता है वाटर क्वालिटी में। स्टेट का रोल होता है कि सभी को वाटर प्रोवाइड करवाना, और प्रोवाइड करवाने के साथ अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करना। इसका रेस्पॉन्स क्या आएगा, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। इसका रिस्पॉन्स क्या आने वाला है कि वाटर दो जगह बढ़ जाएगा, एक सरकार के द्वारा भी पानी उपलब्ध कराया जाता है, और एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी। सेम एयर क्वालिटी है। एयर क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करती है। आप ट्रांसपोर्ट की किस तरह के संसाधन यूज़ कर रहे हो, एनर्जी डिमांड किस तरह की है, ठीक है, पेट्रोल की है, डीजल की है, इलेक्ट्रिक की है, या सीएनजी की है। स्टेट क्या कर सकती है, ये मीथेन गैसेस के नाम दे रखे हैं, ये एमिशंस हैं। तो उसका रिस्पॉन्स क्या आने वाला है कि आप जो एमिशंस है, जो आप पोल्यूशन करें, इसको किस तरह से कंट्रोल करें। तो ये इंडिकेटर्स है आपके। इंडिकेटर्स में ये दिखा रखे आपको इन्वायरमेंटल वाले पॉइंट की, ट्रांसपोर्ट का क्या इफेक्ट रहता है, इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, स्टेट का क्या है, उसका रेस्पॉन्स क्या आने वाला है। इसके बाद अदर इंडिकेटर्स भी होते हैं हमारे, उसमें आती है जीडीपी ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, क्लीन एयर इंडेक्स, ये आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें ज़रूरत क्यों है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, धारणीय विकास की ज़रूरत क्यों है हमें। तो फर्स्ट पॉइंट है पॉवर्टी डिक्लाइनिंग स्टिल अ चैलेंज है, कि जो पॉवर्टी है वो कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर सारे का सारा पानी का प्रेजेंट जनरेशन ही हमारा यूज़ कर लेती है, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए तो पानी नहीं बचने वाला। तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में जो जनरेशन अर्न करेगी, क्योंकि प्रेजेंट जनरेशन ने पानी अच्छी तरह से यूज़ किया है, फ्यूचर में पानी की कमी होगी। तो उनको लिए पानी, जो पानी की बोतल हमें 20 रुपए की मिलती है, तो फ्यूचर जनरेशन को कितने की मिलेगी, 500 रुपये की, 1000 रुपये की बोतल मिलने। तो पॉवर्टी क्या है, बढ़ती जाएगी। तो पॉवर्टी को कम करने के लिए, इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ताकि फ्यूचर में ये जो पॉवर्टी में गैप आ रहा है, ये गैप और ज़्यादा ना बढ़ता जाए। ये जो अब 20 रुपये की बोतल है, हमारा ये रहता है कि फ्यूचर में 20 रुपये की बोतल को 10 रुपये की करना। हमें कभी भी देखना, किसी भी पॉलिसी में ये होता है कि फ्यूचर में हमें इस चीज़ के प्राइसेस को कम करना, ना कि कोई भी ये कहता है कि डबल करना है। फिर था इंक्रीजिंग इनक्वालिटीज़। आजकल हर किसी में इनक्वालिटी, कोई अमीर ज़्यादा है, कोई गरीब ज़्यादा है। अगर हम आज से ही रिसोर्सेज का ध्यान रखते हुए उनका अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में जाके इनक्वालिटीज़ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। कम होने की बजाय क्या होगा, असमानता और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो हमें क्या करना है, रिसोर्स को इस तरह से यूटिलाइज करना है कि ये जो असमानता है ना, ये कम होती जाए। आने वाली जनरेशन में कोई अमीर गरीब वाला फ़र्क ना रहे, सब एक जैसे हो। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इंडस्ट्री के लिए भी इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा हार्म हो रहा है, तो फ्यूचर वाले, हमने हार्म किया तो फ्यूचर जनरेशन और ज़्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज करने वाली है। तो इस डैमेज को कम करना। ट्रेड एंड सस्टेनेबिलिटी, हमने क्या किया, हमने ट्रेड में हर तरह की वस्तुएं बनाई, कपड़े की इतनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ लेके आए हमने सब कुछ यूज़ कर लिया। लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर वो वैरायटीज़ ना बचने का मतलब है सेम वही, वो कहेगी ये तो हमारे जो पहले वाली जनरेशन थी वो भी इस तरह के कपड़े पहनती थी, इस तरह के धागे थे, ये थे, सब कुछ है, कुछ नया लेके आओ। उनके लिए तो कुछ नया नहीं रहेगा। तो इसलिए जितनी हमारे पास वैरायटी है उतनी रखो, फ्यूचर में जाके हम कुछ इनोवेशन करके न्यू वैरायटी लेके आते हैं। फिर अगर प्रेजेंट जनरेशन इतना सारा कर्जा ले लेती है, फ्यूचर के पास तो बचेगा क्या, सिर्फ कर्जा ही कर्जा बचेगा, यूज़ करने के रिसोर्सेज तो बचने नहीं वाले हैं। अगर आपने इतना ज़्यादा डेप्ट ले लिया और सारा ही डेप्ट, जितना भी आपने लोन पे पैसे लिया, सारा पैसा आपने यूज़ कर लिया, तो आने वाली जनरेशन को क्या मिलने वाला है, सिर्फ कर्जा ही कर्जा मिलने वाला। तो ये डेप्ट है। और सस्टेनेबिलिटी मतलब
कर्जे को कम करना ताकि फ्यूचर जनरेशन में इसका प्रभाव ना पड़े। चलो ठीक, हमने ये सब कुछ डिस्कस किया। अब बात है कि चैलेंजेस क्या है, क्यों हम धारणीय विकास प्राप्त नहीं कर पाते। इतना सब कुछ हम करते हैं, ट्रेड को चलो हम कम कर लेते हैं, मतलब ट्रेड में ज़्यादा ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं लेके आते, इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं करते, चलो कर्जा कम कर लेती है सरकार। लेकिन चैलेंजेस क्या, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मौसम बदल रहा है। हमारे पास तो 3 ही पेड़ थे, उनके पास क्या पता पेड़ ही ना बचे, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा है, मौसम बदल रहा है, आगे पेड़ ही ना उगे। ओजोन डिप्लेशन, जो ओजोन लेयर थी हमारी वो डिप्लेशन, उसमें डिप्लेशन आ रही है, इसमें छेद हो चुका है, तो इससे कैंसर फैलने का वो है। हमारी जनरेशन में कैंसर नहीं है, फ्यूचर जनरेशन को कैंसर हो सकती है। फिर आती है एटमॉस्फेरिक एसिडिफिकेशन। आजकल हमारे आसपास का वातावरण क्या है, एसिडिफिकेशन, उसमें एसिड्स बहुत ज़्यादा है, उसमें जहरीली गैसें है, एसिड है। टॉक्सिक पोल्यूशन, अब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। पहले पोल्यूशन क्या था कि थोड़ा, हाँ, अगर हम किसी पोल्यूटेड एरिया में जाते तो थोड़ा खांसी जुकाम होती है, लेकिन आजकल पोल्यूशन से बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है हमें, दिमाग से भी रिलेटेड, शरीर के किसी और अंग से रिलेटेड। पोल्यूशन इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है। फिर आते हैं जो बायोलॉजिकल स्पीसीज थी वो एक्सटिंक्शन हो रहा है, वो ख़त्म होती जा रही है। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कहाँ से बचाएं उनको, ये चैलेंजेस है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम रिसोर्सेज को कैसे बचाएं। प्रेजेंट में तो हम इस तरह की चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, तो फ्यूचर जनरेशन को कहाँ से हम फॉरेस्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि जंगलों की तो कटाई की जा रही है, फॉरेस्ट की तो डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है। लैंड, ज़मीनें कम होती जा रही है, क्योंकि क्यों कम होती जा रही है ज़मीनें, क्योंकि ज़मीनों पर हम बिल्डिंग बनाते हैं हर रोज़, इसलिए डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ज़मीनों की उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। अर्बन एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, सॉलिड वेस्ट ज़्यादा है, जो सॉलिड वेस्ट जैसे प्लास्टिक होता है, सॉलिड वेस्ट होते हैं, ये कभी भी डिकम्पोज ही नहीं होते। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या लिखना है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव 3 है, उसके 3 इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स में अगर आपको ज़्यादा नाम याद नहीं होते हैं, 3 पॉइंट पहले उसके इकोनॉमिक इश्यूज़ के उठा लो, 3 पॉइंट हम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के उठा लो, उसके बाद ये इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कर दो, फिर चैलेंजेस एक्सप्लेन कर दो, तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।